Hello students, welcome again. क्या हो बेटा? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. समीर, शिवानी, गुंजन, मीनू. हाँ दीपांशु, ये स्क्रीन नहीं आ रही क्या? स्क्रीन पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाई दे रहा? गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. एक मिनट बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ. सेकंड तो दोबारा लिंक होगा. जी.
हाँ बेटा, हाँ बेटा, हरीश, शिवानी, फरहीन, मीनू, प्राची, श्लोक, गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा, तो अभी हम जो है हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, जैसा मैंने आपको बोला था, और इसमें से एक प्रॉब्लम जरूर आता है, एक दो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड जरूर रहेगा आपका, पर हर एक चैप्टर में हमें इसका हेल्प भी बड़ा मिलता है। तो ये, हाँ, तबियत थोड़ा आज मुझे कुछ जो है जुकाम वगैरह सा हो रहा है। हाँ, तो देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, बट आपके बोटनी के सर भी नहीं है, छुट्टी पर है वो, तो क्लास जरूरी है ना, शो मस्ट बी गॉन। हाइब्रिडाइजेशन में देखो बेटा, जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं। देखो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा इसको चेंज कर देता हूं मैं। इस फार्मूले को लिखते हैं अपने, ऐसा करते हैं, H इज इक्वल टू V प्लस M माइनस C प्लस A और कर देते हैं। तो एक ट्रिक बनाते हैं हम, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो बाई 2 कर देते हैं। पहले आपको इससे अच्छे से समझना है बेटा। आइसोमेरिज्म आएगा बेटा, आगे डिटेल करेंगे आइसोमेरिज्म। जैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, एंगल आते हैं, तो इसका मतलब आइसोमर है, कितने एंगल पर कितना रहता है, तो आइसोमर होता है वो। तो आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जितने भी कोवलेंट है तो उसमें आइसोमेरिज्म होता है। बट एक बार पॉइंट पे आओ, बाद में कर लेंगे ये चीजें। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन में एक फार्मूला दे रहा हूं, V प्लस M माइनस C प्लस A बाई 2। या पहले बेटा ये समझ लो V का मतलब क्या है। V का मतलब है यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जो भी सेंट्रल एटम है जिसके लिए आप यूज कर रहे हो बेटा, उसका हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। मैंने एक बेटा लिखा है M। M का मतलब समझना है, M का मतलब है नंबर ऑफ, वैसे M का मतलब यहां पर मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम। लेकिन आप ये याद रखना कि मोनोवैलेंट का मतलब हाइड्रोजन या हैलोजन है। हाइड्रोजन और हैलोजन लेने आपने, ऑक्सीजन वगैरह नहीं लेना बेटा, ऑक्सीजन वगैरह नहीं लेना, सिर्फ हाइड्रोजन एंड हैलोजन लेना। और फिर मैंने लिखा है बेटा C। C का मतलब है यहां पर कैटायनिक चार्ज, कैटायनिक चार्ज, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। अगर ये फार्मूला हमें समझ आ गया अच्छे से, तो हम किसी का भी बेटा जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। A का मतलब है एनायनिक चार्ज, A का मतलब समझेंगे एनायनिक चार्ज, उसका भी ओनली मैग्नीट्यूड लेना है। कैटायनिक मतलब पॉजिटिव, एनायनिक मतलब नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है बेटा, नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है। आपके पास ऐसा करने पर एक नंबर आएगा, ऐसा करने पर एक नंबर आएगा, और ये नंबर आप सोल्व करोगे तो एक नंबर आएगा, और ये नंबर जो होगा आपका 2, 3, 4, 5, 6 या 7 होगा बेटा। ये नंबर जो आपका होगा 2, 3, 4, 5, 6 या 7 होगा। जब भी आपका नंबर 2 निकले तो हाइब्रिडाइजेशन है, देना है आपने SP। जब भी आपका नंबर 2 निकले तो हाइब्रिडाइजेशन SP। जब भी बेटा 3 निकले तो sp2। जब भी ये नंबर 3 आए तो sp2। 4 आ जाए बेटा तो sp3। 5 आ जाए तो sp3d। 6 आ जाए, भाई p खत्म हो जाएंगे, 3 के बाद d स्टार्ट हो जाएंगे, sp3d2। और 7 आ जाए तो हम लेंगे sp3d3। तो आपने पहले, सबसे पहले ये फार्मूला याद करना है हाइब्रिडाइजेशन का, H इज इक्वल टू V प्लस M माइनस C प्लस A बाई 2। V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम लेना है बेटा, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो यूज करने हैं आपने। फिर आपने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन एज साइड एटम, साइड में कितने हाइड्रोजन या हेलोजन है ये लेना बेटा। हाइड्रोजन और हेलोजन साइड में कितने, सेंट्रल एटम में नहीं, साइड में कितने हाइड्रोजन और हेलोजन है, नॉट ऑक्सीजन, और कोई नहीं लेना, हाइड्रोजन और हेलोजन ही काउंट करने हैं। और चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देना बेटा, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देना।
ऐसा करने पर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नंबर आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर आएंगे। अगर 2 नंबर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp देना है, 3 आ जाए तो ऑर्बिटल उतना ही होनी चाहिए, जितना नंबर हो उतना ऑर्बिटल, sp2, 4 आ जाए तो sp3, 5 आ जाए तो sp3d, 6 आ जाए तो sp3d2 और sp3d3 हो गया बेटा। अब देखो, अब इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले एक बात, सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया नहीं होगा तो हम नहीं बना पाएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आइडिया हो। जब ये आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, जनरली पीरियोडिक टेबल आप देखते हो तो यहां पर क्या है आपका, जैसे सेकंड ग्रुप लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस होता है V। जो भी लिथियम या उसके ग्रुप में होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा बेटा। जो भी इसमें होगा उसमें, हाँ ऊपर वाले में ये नहीं लिखा है इसलिए मैंने ये लिख दिया है बेटा उसमें, तो ये भी कवर हो जाएगा। लिथियम में 1, बेरिलियम में 2, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 2, बोरोन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 9, नियोन का 7 और नियोन का 8। अब जो भी आपका नियोन वाली फैमिली में कोई भी आएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही लेके चलो। सपोज जीनोन के कंपाउंड पढ़ेंगे हम, तो जीनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा आपने 8 ही लेके चलना है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी पढ़ोगे, इवन आयोडीन तक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 लेके चलना है। ऑक्सीजन फैमिली में कुछ भी पढ़ोगे, ऑक्सीजन, सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लेके चलना है। नाइट्रोजन फैमिली में कुछ भी लोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 लेके चलना है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन वगैरह कुछ भी आएंगे, टिन के एग्जांपल आएंगे तो 4 लेके चलना है। बोरोन, एल्यूमिनियम में 3 लेके चलना है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया होता ही बेटा आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आए बड़ा इजीली बना सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल उठाता हूं, देखो सपोज मैं आपका एग्जांपल लेता हूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बेटा। लेकिन ये ट्रिक जो है इसमें मैंने सिर्फ S और P ब्लॉक वाले एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। इसमें सेंट्रल एटम जो होना चाहिए, ट्रिक जो है ये ट्रिक किसके लिए यूज होगा, इफ सेंट्रल एटम ऑफ S और P ब्लॉक नॉट फॉर D ब्लॉक। D ब्लॉक के लिए अलग तरीके से पढ़ेंगे बेटा। ट्रिक में भी ध्यान रखना है आपको किस जगह ट्रिक लगाना है। ये ट्रिक तभी लगाना है जब सेंट्रल एटम आपके S ब्लॉक या P ब्लॉक के हों, जैसे मैंने यहां पर S और P के एग्जांपल लिखे। सेंट्रल एटम, सपोज फर्स्ट एग्जांपल बेटा, निखिल का जवाब भी आ गया। देखो फर्स्ट एटम CO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सबसे पहले सेंट्रल एटम C, साइड एटम ऑक्सीजन। फार्मूला देखो क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन या हेलोजन, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस, डिवाइडेड बाई 2। तो सेंट्रल एटम है कार्बन, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो बेटा कितना है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। मोनोवैलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन है ही नहीं, 0। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, बेटा हाइड्रोजन और हेलोजन को काउंट करना है। पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, मोनोवैलेंट एटम भी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, छोड़ दो सब, 0 बाई 2। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो आ गया 2 का मतलब हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी CO2 आ जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपके पास sp। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, बिल्कुल सही बेटा। निधि, शिवानी, तान्या, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आया, 4/2, तो 2 वाला हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। अब सपोज इसकी जगह मैं आपको ये दे देता हूं कार्बोनेट आयन, आपको मैं दे रहा हूं बेटा देखो कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का फार्मूला होता है बेटा CO3 2 नेगेटिव। कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ओके बेटा ओके, CO2 हो चुका, अब कार्बोनेट निकालना है। देखो आपको कार्बोनेट, अंशिका का, तान्या जायसवाल, दीपांशु के आंसर भी आ चुके हैं। अगर आपके जिनके आंसर नहीं आए वो जरा सोचो। सेंट्रल एटम वापिस कार्बन तो 4, मोनो एटॉमिक एटम है ही नहीं, 0, कैटाइनिक चार्ज नहीं है, लेकिन एनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 आ रहा है तो 2 ऐड करना है बेटा।
डिवाइडेड बाई 2, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो कितना आ गया 4 और 2 6 बाई 2 मतलब 3 वाला है। 3 का मतलब देखो कितना आ गया sp2, 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया बेटा sp2। तो कार्बोनेट का अगर पूछा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन दोगे आप sp2। तो इस टाइप से आप एस या पी ब्लॉक का कोई भी एग्जांपल आ जाए तो आप बड़ी इजीली ये क्वेश्चन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो बेटा बता सकते हो आप, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ये देखो सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं H2O, हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल देता हूं H2O, और एक एग्जांपल देता हूं बेटा मैं H3O पॉजिटिव, H2O और H3O पॉजिटिव, H2O और H3O पॉजिटिव। देखो अब मेरे पास आंसर आया है H2O का, H2O का निखिल का sp हाइब्रिडाइजेशन आया है, और याशा का sp, सबा का sp2, दीपांशु गुप्ता का सेम sp2 सेम आया। लेकिन पहले देखो बेटा निकालते हैं। अब ये है ऑक्सीजन, सबसे पहले देखो सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो यहां पर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन गलत लगा दिया बेटा तो आंसर गलत आएगा बेटा। ये देखो यहां चले जाओ, ये रहा आपका ऑक्सीजन वाली फैमिली, ऑक्सीजन या सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। सही ट्रिक बड़े सही से लगाना बेटा, देखो गलत आंसर आए हैं अभी मेरे सामने। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 6, तो आ जाओ इधर ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, फार्मूला अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम जितने भी है साइड वाले, पॉजिटिव चार्ज माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज प्लस करना है बाई 2। तो पहले वाले हाँ दीपांशु sp3 सदफ, अब सही आ रहा है बेटा, अब सही आया आंसर, पहले गलत किया था कुछ बच्चों ने। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो आ गया, ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अगर किसी ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन गलत कर दिए देन आपका क्वेश्चन के सही होने के चांसेस यही खत्म हो जाएंगे। एम का मतलब है बेटा मोनोवैलेंट एटम, एम का मतलब है मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम ये रहे, हाइड्रोजन या हेलोजन लेने होते हैं, 2 आगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, छोड़ दो बाई 2। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो 4 वाला मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर H2O की बजाय हम ले लेते हैं H3O पॉजिटिव, H2O की बजाय H3O पॉजिटिव, तो हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वापिस ऑक्सीजन 6, मोनोवैलेंट एटम इस बार 3 हो गए, पॉजिटिव चार्ज माइनस करना है, नेगेटिव है ही नहीं, तो अगेन 4 आ गया मतलब sp3। तो अगर आप H2O को H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो बेटा, अगर वाटर को H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो देन देयर इज नो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H2O को H3O में कन्वर्ट कर दो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखो यहां पर कि जब आप H2O को बेटा H3O में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपके पास 3 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं ऑक्सीजन, इससे ज्यादा अटैच नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यह होगा कि जो ऑक्सीजन, यहां एक आपका नोट, आपके काम की बात, तो आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, मैक्सिमम कोवैलेंसी। अब देखो साइड क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे, कोवैलेंसी मतलब बॉन्ड, कोवैलेंसी का मतलब बॉन्ड, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन। तो आंसर क्या दोगे देखो, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम हाइड्रोजन, यहां 2 दिखाई दे रहे हैं, यहां 3 दिखाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा कभी भी ऐसा कभी नहीं पढ़ोगे HO2 पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फरहीन 4 नहीं बेटा 3, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, मैक्सिमम फरहीन मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहां साफ दिख रहा है H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, 3 से ज्यादा अटैच नहीं हो सकते, इसलिए आंसर दोगे 3। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन आपकी आ जाएगी 3, मतलब ऑक्सीजन के साथ इससे ज्यादा हाइड्रोजन आप अटैच नहीं कर सकते। यही बेटा शिवानी, संध्या, सबा और हर्षित, ये 4 वाला गलत है भाई, ये रोस्टर, दिल्ली रोस्टर जो है ये गलत आंसर है। 4 कहां दिखाई दे रहा है, इधर देखो ना, जो मैं चीज बोल रहा हूं वो चीज देखो यहां पर देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन 3 ही अटैच है, 4 कहां है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के साथ
3 हाइड्रोजन अटैच है तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एग्जाम में कभी भी आ जाए ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन तो 3 आंसर देना है, 4 नहीं, 4 नहीं बेटा। अब देखो, अब मैं एक प्रॉब्लम देता हूं आपको एक बनाना है NH3 और एक बनाना है NH4 पॉजिटिव। हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा दोनों की, और क्या फर्क है दोनों में निकालो बेटा। दोनों में NH3 NH4 पॉजिटिव में हाइब्रिडाइजेशन निकालो नाइट्रोजन का और देखो क्या फर्क आता है। और मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन भी निकालो आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। माई क्वेश्चन इज दिस, what is the hybridization of nitrogen in ammonia and in ammonium ion, and what is the difference in hybridization, and what is the maximum covalency of nitrogen with hydrogen. I am saying about the covalency beta, not oxidation state. I am saying about the covalency. oxidation state की बात नहीं कर रहा मैं, covalency की बात कर रहा हूं बेटा, covalency। दीपांशु का आंसर आया मेरे पास कोवेलेंसी मैक्सिमम 4। संध्या का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, विधि का sp3 फॉर बोथ। बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं बेटा सबके। फार्मूला लगाओ आंसर पाओ, सीधी सी बात, फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। बिल्कुल सही आंसर आपको मिलेंगे, साथ में जो कोऑर्डिनेटेड क्वेश्चन है वो भी होते जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन देखो, नाइट्रोजन का निकालोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3, कोई चार्ज वार्ज नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन 4 वाला मतलब sp3। इधर देखो NH4 पॉजिटिव, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 + 4, पॉजिटिव चार्ज माइनस हो जाएगा तो अगेन वही आ जाएगा 4। तो कोई फर्क नहीं है बेटा, देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3, NH3 पॉजिटिव, NH3 और NH4 पॉजिटिव में। अगर बट क्वेश्चन उसने क्या पूछ दिया, जैसे मैंने अभी बताया था, मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है मैक्सिमम। समीर ने कोवेलेंसी दिया है 4। बिल्कुल बेटा इस एग्जांपल पे चले जाओ प्रैक्टिकल। जब यहां NH3 देखते हो तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, लेकिन यहां पर देखो अमोनियम में इससे ज्यादा तो नहीं बन सकता, NH5 तो बनता ही नहीं है, NH5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। तो NH5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो NH4 नाइट्रोजन का यही कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन मैक्सिमम 4 बता रहा बेटा। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन आ जाए तो ये क्या है, ये आपकी समझ वाली चीजें हैं। देखो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन आया था तो आंसर 3 था, लेकिन उसी ग्रुप का नाइट्रोजन है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन आया तो आंसर आपका 4 हो गया बेटा। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन तो आंसर देंगे 4, और हाइब्रिडाइजेशन भी आप इजिली निकाल लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर कुछ और एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, जैसे आपको एग्जांपल दे दिया मैंने XeOF4 I3 नेगेटिव, जो एग्जांपल दिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। SnO2 या SnCl2 निकालो जरा बेटा हाइब्रिडाइजेशन। XeOF4 I3 नेगेटिव SnCl2, XeOF4 SnCl2 I3 नेगेटिव, हाइब्रिडाइजेशन निकालना बेटा। ये बेटा लिखते जाओ ना, किसका आया sp3d2। कई बच्चों ने sp3d2 लिखा है, जैसे हाँ दीपांशु ने बिल्कुल सही लिखा है, XeOF4 का sp3d2 लिखा है, ऐसे पता चलेगा मुझे। पहले वाले का ज्यादातर का आंसर निकाला है। तो आप देखो सबसे पहले जीनोन सेंट्रल एटम, जीनोन सेंट्रल एटम, तो जीनोन सेंट्रल एटम है तो बेटा, तो जीनोन देखो कई बच्चे जो ऊपर है, कई बच्चों ने सही जवाब दिया, एक दो बच्चों ने गलत भी दिया है, गलत वाले देख लें, दिल्ली रोस्टर देख लें। तो ये जीनोन है, जीनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 8 होता है,
तो जिनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोबल गैस है 8 आएगा। ऑक्सीजन को काउंट करते नहीं है, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम काउंट होंगे, हेलोजन काउंट होते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन। 8 और 4/2 12/2 का मतलब 6 वाला हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो 6 वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। तो आई एम हैप्पी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। जिन बच्चों ने गलत दिया है वो देख लो बेटा क्या गलती की है। XeO4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा। प्रशांत ने SnCl2 का sp2 दिया है और I3 नेगेटिव का शिवानी ने sp3d दिया है। I3 नेगेटिव का sp3d, तो देखो I3 नेगेटिव, यहां पर मैं आपको हिंट देना चाहूंगा बेटा, I3 नेगेटिव को आप ऐसे लिख लो, एक I को सेंट्रल एटम बनाओ क्योंकि एक तो सेंट्रल में रहेगा, एक I सेंट्रल में रहेगा, 2 I जो होंगे आपके साइड में रहेंगे, तो I2 नेगेटिव लिख देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो एक I है वो हमारा सेंट्रल एटम हो गया, तो हमारे लिए इजी काम हो जाएगा, ये सेंट्रल एटम हो गया, और 2 I जो हो गए वो साइड एटम हो गए। अब हमारे लिए बहुत इजी होगा आंसर देना, अब हमारे लिए बहुत इजी होगा आंसर देना। कैसे? सेंट्रल एटम I, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के वैलेंस एटम बेटा 7, साइड एटम देखो I2 है 2, नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है बाई 2, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो आएगा 10/2 मतलब 5, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया 5 वाला sp3d। तो I3 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन प्रद्युला ने सही आंसर दिया है, फरहीन सही आंसर दिया है, संध्या, कनिका sp3d। बस तरीका जरूर देख लेना है कि आप कैसे आंसर निकालोगे। एक मैंने आंसर ऑप्शन दिया आपको बेटा SnCl2, SnCl2 में देखो टिन है, टिन कार्बन की फैमिली का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए आपको, कार्बन या कार्बन की फैमिली में कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें 4 आएंगे बेटा। तो बस जिसको इतनी सी बात अगर पता होगी तो टिन का हाइब्रिडाइजेशन SN का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवेलेंट एटम 2/2, मतलब 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन आ गया, 3 का मतलब sp2, 3 का मतलब sp2। तो निकाल लोगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा पहला केस आया था जो P ब्लॉक वाला है, जिसमें आपको फार्मूले का यूज करके हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आपको फार्मूले का यूज करके। लेकिन ये फार्मूला सब जगह नहीं लगाना बेटा, इस फार्मूले को सब जगह नहीं लगाना, जिस जगह बताया है बस उस जगह पे लगाओगे। और वो अब मैंने बताई है कि सिर्फ अगर सेंट्रल एटम, जितने भी एग्जांपल दिए मैंने, अगर इन एग्जांपल में देख रहे हो तो वो मैंने सारे के सारे ऐसे P ब्लॉक वाले एग्जांपल लिए। जितने भी एग्जांपल देखो, मैंने जितना भी एग्जांपल उठाया है इसमें, यहां से स्टार्ट हो जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन P ब्लॉक का, कार्बोनेट में कार्बन, इधर आ जाओ जिनोन में Xe, टिन में Sn, आयोडीन में I। तो जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हो वो सारे एग्जांपल जो है हम ले रहे हैं वो P ब्लॉक वाले ले रहे हैं। तो सारे एग्जांपल P ब्लॉक वाले ले रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, केस सेकंड बेटा, अगर हमारे पास इफ वी हैव मोर देन 1 सेंट्रल एटम, नहीं बेटा डी ब्लॉक के लिए अलग बताऊंगा, उसका तरीका अलग बताऊंगा, उसमें ये यूज नहीं करना। सेंट्रल एटम डी ब्लॉक को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से निकालते हैं शिवानी, इससे नहीं निकालेंगे बेटा। ये इसमें सेंट्रल एटम S या P ब्लॉक का होना चाहिए और एक ही सेंट्रल एटम होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इफ वी हैव मोर देन 1 सेंट्रल एटम, अगर आपके पास एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, देन क्या करोगे आप? एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो आप एक काम करोगे, आप स्ट्रक्चर बनाओगे और स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे प्लस लोन पेयर काउंट करोगे। लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने बेटा, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने हैं, नो पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने हैं बेटा, दोबारा ध्यान रखना आप। दूसरा तरीका, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक से ज्यादा सेंट्रल एटम आ रहे हैं, हमारे पास स्पीसीज में मोर देन 1 सेंट्रल एटम है, तो मोर देन 1 सेंट्रल एटम होते हैं तो हम उस स्ट्रक्चर काउंट करते हैं उस एटम का, सेंट्रल एटम का, उसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है प्लस उसके पास लोन पेयर कितनी, सिग्मा बॉन्ड प्लस
लोन पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर देख के पाई बॉन्ड कभी काउंट नहीं करते, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का यूज नहीं होता। नो पाई बॉन्ड यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड यूज नहीं करेंगे बेटा, हम सिग्मा बॉन्ड यूज करेंगे। हम जीओसी से नहीं बेटा, वो निकलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से निकलता है बेटा डी ब्लॉक के लिए। जीओसी तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, डी ब्लॉक ऑर्गेनिक में थोड़ी आता है, डी ब्लॉक इनऑर्गेनिक में आता है। तो नंबर, यहां से एक नंबर निकलेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। अब ये नंबर 3 टाइप के पॉसिबल होंगे यहां पर, 2, 3, 4। अगर 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 2 आ जाए, हाँ बेटा CFT से, बिल्कुल सरफराज, CFT से, जीओसी से नहीं बेटा, CFT से। अगर 2 नंबर आ जाए तो नंबर 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आ जाए तो बेटा sp2 और 4 आ जाए तो sp3। यहां पर ये 3 पॉसिबिलिटी ही आपको मिलेंगी, sp, sp2, sp3। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं कहता हूं कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो बेटा एक काम करोगे आप, आपको पता है कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 10th क्लास से पढ़ रहे हो। तो कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड तो पहले क्लियर कर लो। कार्बन के 4 हैं तो फर्स्ट वाले में देखो, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। बीच वाले की 2 वैलेंसी है तो एक हाइड्रोजन ही बाकी रहा, डबल बॉन्ड वाले के पास 2 हाइड्रोजन हो गए। अब आप इसमें काउंट कर लो बेटा, जैसे ये वाला काउंट करो इसके लिए, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं और कोई लोन पेयर नहीं है बेटा। 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, 4 वाला sp3। बीच वाले में देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, पाई काउंट करना नहीं है तो sp2। इसका भी देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करने सिर्फ sp2। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आती है, उसके एग्जांपल आते हैं तो स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, केस सेकंड बेटा। स्ट्रक्चर में आप क्या करते हो, दूसरा तरीका यूज करते हो, आप इसमें सिग्मा बॉन्ड लेते हो प्लस लोन पेयर काउंट करते हो और सम लेने पर आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, CH3 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर आ गया है। तो अब मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, तो सोल्व करोगे आप तो CH H और ये आपका लोन पेयर आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए कार्बन आयन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल सम 4 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा sp3। बिल्कुल निखिल sp3 आएगा, शिवानी, आकांक्षा, दीपांशु, रितु बिल्कुल सही कह रहे हो। बट अगर मैं ऐसा प्रॉब्लम दे दूं, अगर मैं ऐसा प्रॉब्लम दे दूं बेटा आपको और मैं पूछूं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें बेटा देखो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर अगर न्यूट्रल बन रहा है, देखो चार्ज वाला आ रहा है तो इससे कंसीडर नहीं करना, पहले इस चार्ज को हटाना है आपने। क्योंकि यहां देखो, मतलब कहने का मतलब सीधी सी बात है कि ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर, तो ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी दूसरी स्ट्रक्चर हम जो बनाएंगे, वो आपकी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो ऐसी बन सकती है कि ये इधर चला जाए, ये इधर आ जाएगा, मतलब हमको स्टेबल करके करना है। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन को डायरेक्ट यूज नहीं करना, दिस कार्बन टेक्स एज स्टेबल फॉर्म, दिस कार्बन टेक्स एज स्टेबल फॉर्म। स्टेबल का मतलब चार्ज कम हो, तो ये इस फॉर्म में ले आओ इसको, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में जाएगा वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होगा बेटा। तो अगर यहां पर डबल बॉन्ड है
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस होती है, ये बॉन्ड इधर आता है और इधर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा कोई केस आए तो आपने लोन पेयर इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में आपने फर्क समझना है बेटा। CH3 CH2 नेगेटिव। अब इस कार्बन में ये जो है पाई बॉन्ड बना सकता है, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जब पाई बॉन्ड में लोन पेयर जाएगा तो वो काउंट नहीं करना, ये लोन पेयर काउंट नहीं करना। तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड ही आएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर काउंट नहीं होगा, वो आपका रेजोनेंस में चला जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। ऐसे केसेस में sp2 आएगा बेटा। लेकिन इस केस में देखो हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, C पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको स्टेबलाइज तो कर ही नहीं सकते, जो है बस वही है। इस केस में जो है जो वही है, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस डबल बॉन्ड यहां नहीं है, तो इसको आप काउंट करोगे तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, मतलब यहां आपका 4 आ जाएगा। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो CH3 CH2 नेगेटिव में इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ऊपर वाले को आगे चल के मैं ऑर्गेनिक में बताऊंगा, इसको बोलते हैं एलाइल कार्ब एनायन। एलाइल कार्ब एनायन। तो आप में दोनों के अंदर देखो हाइब्रिडाइजेशन, अगर नेगेटिव चार्ज हट सकता हो, लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज हट सकता हो तो हटा दो, उस लोन पेयर को मत काउंट करो। नहीं हट सकता तो फिर कंपल्सन है हमारे पास, फिर हमें देना ही देना है। देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल, अब क्वेश्चन आते हैं जैसे जो क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम देते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन। जैसे एक होता है आपका बेटा एल्फिनॉल और एक होता है फिनोक्साइड आयन। एक होता है फिनोल, एक फिनोक्साइड आयन। फिनोल बेटा ये होता है बेंजीन पर OH लगा होता है और 2 लोन पेयर होते हैं, ये फिनोल होता है। लोन पेयर वाले एग्जांपल है बेटा। लेकिन फिनोक्साइड आयन जो है ये फिनोक्साइड आयन बेटा, ये आपका एक आपका फिनोल है, एक फिनोक्साइड आयन है। हमें दोनों ऑक्सीजन का निकालना है सपोज। तो ये ऑक्सीजन देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये एग्जांपल एक यूनिक एग्जांपल है बेटा। अब यहां पर देखो, अगर आप सोचो कि सर मैं ये जो लोन पेयर है और इधर डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस में जाएगा, इसको भेज दूं। लेकिन जैसे ही भेजोगे आप तो स्ट्रक्चर तो ये बन जाएगी। और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पर देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहां भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यहां भी रेजोनेंस कर सकते हैं बेटा हम, इसको भेज दें तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेकिन जैसे ही लोन पेयर जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी। जैसे वो बॉन्ड इधर जाएगा, ये जैसे ये यहां जाएगा तो ये चार्ज इधर आ जाएंगे। यहां आप नेगेटिव ये हटा के नेगेटिव लिख सकते हो। अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन देना है, तो अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन देना है तो इसमें देखो, इसमें भी ये काम कर सकते हो। ये लोन पेयर इधर लाओगे तो ये इधर ले जाओ आप, ये आप इधर ले जाओ। अगर अब हम दोनों स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में आपको ये इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे
ये दोनों स्ट्रक्चर में देखो आपको ये देखना है कि भाई स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, पहले इसमें और इसके अंदर और दूसरे वाले में, दोनों स्ट्रक्चर हमको देखना है इसमें। एक मिनट बेटा देखते हैं इसको, आप देखो स्ट्रक्चर, मैं इसको ठीक करवाता हूं। बड़ा फोन आ रहा है। तो इसमें देखो बेटा, आप इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके देखो फिनोल की दो स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं। अगर आपके पास फिनोल की दो स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं तो इस दो स्ट्रक्चर में आपको जो स्टेबल फॉर्म होगा उससे आपको बनाना है आपको। तो इसका मतलब स्टेबल फॉर्म देखो, इन दोनों में कौन से वाला स्टेबल है, जो अनचार्ज होगा बेटा। नहीं, फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल नहीं है फिनोल से। हमेशा क्या होता है, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचना, वो सब चीजें आएंगी तो बताऊंगा, अब थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा। बट अभी ये देखो कि ये भी फिनोल है और ये भी फिनोल है। इन दोनों फिनोल की स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जो चार्ज लेस होगा। ऊपर वाली स्ट्रक्चर में कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज लेस है और ये चार्ज है। तो हमेशा एक रूल होता है बेटा, जिस पर चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, जिस पर चार्ज होगा वो अनस्टेबल होगा। इसका भी नेगेटिव चार्ज यहां दे देंगे, लेकिन ये यहां पर देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हो तो यहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां ऑक्सीजन पे ऊपर देखो कोई चार्ज ही नहीं है फिनोल में। तो जो आपकी स्टेबल है वहां से आपने काउंटिंग करनी है। तो चार्ज लेस जो है वो स्ट्रक्चर आपकी मोर स्टेबल है। किससे, फिनोल का, फिनोल से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में O का ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर ले लोगे, दोनों लोगे लोन पेयर, 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, दो सिग्मा बॉन्ड प्लस दो लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे बेटा, दो लोन पेयर आ जाएंगे। अब इन दोनों में देखो, फिनोक्साइड आयन में देखना है आपने, तो इसमें देखो ज्यादा स्टेबल कौन सी है, वो स्पीसीज उठानी है बेटा, ऑक्सीजन। ज्यादा स्टेबल जो है, शिवानी ये कहना गलत है, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, ये कहना गलत है। फिनोल फिनोक्साइड से ज्यादा स्टेबल होता है, जिस पर चार्ज और अनचार्ज हो बेटा, जिस पर चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है। फिनोक्साइड आयन एल्का ऑक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल है, फिनोल से ज्यादा स्टेबल नहीं है बेटा। ये बाकी बच्चे भी सुन लो, रेजोनेंस होने का मतलब ये नहीं है वो सबसे स्टेबल होगा, वो एल्का ऑक्साइड आयन से होगा। फिनोल हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा फिनोक्साइड से, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। फिनोक्साइड में आ जाओ बेटा, फिनोक्साइड में ये सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा, लेकिन अभी आने देना उस पॉइंट पे मुझे ऑर्गेनिक में, अभी फिलहाल इसी में घूमो हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे फिनोक्साइड आयन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बेटा, फिनोक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो ऑक्सीजन यहां ये है वो नेगेटिव वाला और यहां पर O है न्यूट्रल वाला। तो जहां वो न्यूट्रल है वो मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है इससे, ऊपर वाले ऑक्सीजन से लेस स्टेबल है। तो इस वाली स्ट्रक्चर को लेके चलना है आपने। तो इसमें देखो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो यहां पर दो लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। तो याद रखना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, कंपटीशन में ऐसा अगर एक आधा क्वेश्चन आ जाता है तो लाइफ बन जाती है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फिनोल, ऑक्सीजन इन फिनोल, क्या आया बेटा, आपने निकाला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फिनोल, ये आ जाए क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फिनोल। तो हाइब्रिडाइजेशन देना बेटा sp3। और अगर आ जाए हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन
ऑफ ऑक्सीजन इन फिनोक्साइड आयन। अगर फिनोक्साइड में आयन आ जाए, फिनोक्साइड आयन में देना बेटा sp2, फिनोक्साइड आयन में sp2 और फिनोल में sp3। ध्यान रखना ये, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो स्टेबल फॉर्म ज्यादा होती है वहां से निकाला जाता है। जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? जो न्यूट्रल होती है। फिनोल वाली स्ट्रक्चर न्यूट्रल ऊपर वाली थी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को न्यूट्रल देखना है, ये न्यूट्रल था, और फिनोक्साइड में नीचे वाली न्यूट्रल थी। तो आपका क्या न्यूट्रल होगा उसको लेके चलना है आपने। अब बेटा आपको एक प्रॉब्लम और आने वाला है, एक प्रॉब्लम मैं और डिस्कस कर देता हूं यहीं पर। कई बार क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन आपकी, इन द फॉलोइंग द हाइब्रिड स्टेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन। बताओ बेटा, फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना बेटा। फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइब्रिड स्टेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन। देखो डबल बॉन्ड सीधे सीधे रखे हुए हैं, तो इसका मतलब कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन होंगे, एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई, वो 2 3 sp2, दोनों का sp2 आ गया। इसमें भी वही चीज है, sp2, आंसर आ जाएगा बेटा sp2। बिल्कुल सही बेटा, सही। अब एक चीज नोट रख करना यहां पर, देखो अगर हमारे पास ओड नंबर इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सेंट्रल एटम पे, तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? ये बड़ा प्रॉब्लम है, काफी दिक्कत आती है इसमें। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, देन अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन आपका अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, साइड एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम, तो आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को यूज करना है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम हो तो यूज इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन जो होते हैं, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में यूज करना बेटा, अकेले इलेक्ट्रॉन को। और अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम के साथ, लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम जैसे बेटा हाइड्रोजन, तो आपने जो है इलेक्ट्रॉन डज नॉट यूज इन हाइब्रिडाइजेशन। नॉलेज क्लाउड इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन हुए हैं जो फंसते हैं। जैसे अगर आपके पास मैं दे दूं कि आपको एग्जांपल दे दिया CH3 डॉट और एक एग्जांपल दे दिया CF3 डॉट, मैंने एग्जांपल दे दिया बेटा। अब एक इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्लियर हो गया कि बेटा कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लूंगा 3 तो सिग्मा बॉन्ड आ गई। अब इस इलेक्ट्रॉन को यूज करना है या नहीं करना है हाइब्रिडाइजेशन में, इस चीज की बात कर रहा हूं। जैसे CF3, फ्लोरीन तो चलो 3 अटैच हो गए, लेकिन जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको यूज करना है या नहीं यूज करना, तो इस बात के लिए मैंने आपको नोट दिया बेटा। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर फ्लोरीन वगैरह साइड एटम हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन साइड एटम हो, तो यूज इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहां पर यूज करो इसको, ये इन्वॉल्व होगा यहां पर, इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यह फ्लोरीन अटैच है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर आपके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है तो बेटा यूज करना है, लेकिन यहां देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अब ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसको नॉट यूज इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में फंस जाते हैं बेटा,
तो इनके लिए ध्यान रखना। अब देखो अगर CH3 में ये मिथाइल फ्री रेडिकल, फर्स्ट वाला जो CH3 है, CH3 इज नोन एज मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल में 1 2 3 लोन पेयर जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करोगे, sp2। लेकिन बेटा आप इसमें आ जाओ, अकेला CH3 तो कुछ होता ही नहीं बेटा, अकेला CH3 में तो पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड नहीं होंगे, sp2 आएगा। तो CH3 डॉट अगर आ जाए, CF3 डॉट आ जाए तो इसको यूज करना है आपने। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर भी यूज करोगे तो ये हो जाएगा sp3। फ्लोरीन होगा तो sp3, और अगर हाइड्रोजन है तो sp2। अनपेड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो देखना, जो दोनों बड़े यूनिक एग्जांपल है बेटा। एक पिछला मैंने दिया कि फिनोल में, फिनोल की न्यूट्रल स्टेट स्टेबल ही होती है, इसलिए दोनों लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करने हैं और 2 बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन देना है। और फिनोक्साइड में, फिनोक्साइड देखो, फिनोक्साइड के अंदर इसमें क्या है कि फिनोक्साइड में तीनों लोन पेयर हैं, लेकिन हमें लोन पेयर 2 यूज करने हाइब्रिडाइजेशन में, एक को रेजोनेंस में भेज देंगे। रेजोनेंस में भेजने से क्या होगा, वो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब जिस स्पीसीज का निकालना चाहते हो कोशिश करो कि वो न्यूट्रल बने। अगर वो न्यूट्रल बनती है तो हाइब्रिडाइजेशन वहां से निकालो। हाँ, अगर वो ऑप्शन ही नहीं है न्यूट्रल बनने का, देन आप कर सकते हो बेटा इसके अंदर। ऐसे ही देखो आप, दूसरा एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि जैसे अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इश्यू बन जाता है बेटा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड में एटम हो तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो मत काउंट करो। अब आपने जैसे शिवानी ये क्वेश्चन पूछा, आपने बोला सर CH3, अकेला CH3 तो कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होता। या तो CH3 पॉजिटिव होगा, या CH3 नेगेटिव होगा, और या CH3 डॉट होगा। मतलब या तो कैटायन होगा, या एनाइन होगा, या डॉट वाला होगा, या फिर CH4 होगा। इन सब में निकालो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के, चारों के चारों केस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालो। 4 के 4 केसेस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल दिए कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालने, बेटा जल्दी से निकालो क्या क्या आएगा। कंटिन्यूअस दो मुझे 1 2 3 4 के ऑप्शन। पहले का sp3, दूसरे का sp2, तीसरे निखिल का आंसर आया, तीसरे का sp3 और फोर्थ का sp2 रिस्पेक्टिवली। निखिल का आंसर आ गया है भाई, निखिल का आंसर बिल्कुल सही है बेटा। निखिल तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही। CH4 में 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड तो सीधा sp3। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड ही है, एक लोन पेयर वगैरह तो कुछ है ही नहीं, 3 बॉन्ड है तो sp2। अब CH3 में लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है तो वापस sp3, लेकिन यह डॉट है बट ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं कर सकते, तो सिर्फ बॉन्ड यूज करेंगे sp2। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे ही आपका एग्जाम में जो अटकने वाले क्वेश्चन है वो इसी टाइप के आएंगे। ऐसे ही आपके प्रॉब्लम जो है वो बनता है। फिर देखो और एग्जाम्पल उठाते हैं अपने कोई। जैसे मैंने प्रॉब्लम दिया, विच टाइप्स ऑफ bonds are present in ammonium chloride and what is hybridization of nitrogen। जैसे ये प्रॉब्लम दे दिया बेटा मैंने आपको, which type of bonds are present in ammonium chloride and what is the hybridization of nitrogen। so you can see here ammonium chloride, you are not the student of 11th class kid stuff because you are dropper student, तो इतना तो जानते हो फार्मूला क्या होगा अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का बेटा फार्मूला। अब अमोनियम क्लोराइड का मतलब ये हुआ कि इसको पोस्टमार्टम करो तो ये अलग अलग हो गए,
NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके बीच में बेटा बॉन्ड आ गया आयनिक, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आयनिक आ गया बेटा। अब आप इसका पोस्टमार्टम करो, NH4 पॉजिटिव, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने कि ये जो बनेगा वो NH3 से बनेगा, NH3 प्लस एक H पॉजिटिव से, और Cl नेगेटिव। अभी ये वाला बॉन्ड भी सिखाया था मैंने, NH3 में N, ये अमोनिया का बॉन्ड बनाया था हमने, ये जो बॉन्ड है ये H पॉजिटिव को मिलेगा तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और Cl नेगेटिव। तो देखो बेटा किस किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, देखो आयनिक एंड कोवलेंट बोथ बॉन्ड, और कोवलेंट भी दोनों टाइप के, ये देखो ये कोवलेंट भी है और ये डेटिव भी है, कोवलेंट कोऑर्डिनेट भी है। तो आप इसके आंसर देखो, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन कौन सी बॉन्डिंग आ गई बेटा आपके इसके अंदर, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम जो है बेटा, बिल्कुल सही तानिया जायसवाल, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। आयनिक बॉन्ड है आपका, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है। आयनिक के साथ साथ देखो कोवलेंट भी है, कोवलेंट के साथ साथ कोऑर्डिनेट भी है, तो तीनों टाइप के बॉन्ड्स आपके प्रेजेंट हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखो तो अमोनिया में, अब अमोनियम में भी निकाला था आपने, स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो, देखो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से निकालोगे तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा ना, चाहे कोवलेंट हो चाहे कोऑर्डिनेट हो, है तो सिग्मा बॉन्ड बेटा। तो यहां से आप 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन 4 वाला आ गया, तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो डायरेक्शनल बॉन्ड भी प्रेजेंट है इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड में, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बेटा। सरफराज, रितु, शिवानी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दीपांशु, तान्या, बिल्कुल सही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा, और तीनों टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होगा अमोनियम क्लोराइड में। अमोनियम क्लोराइड में ये जो है आयनिक भी होगा, कोवलेंट भी होगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो मैंने दे दिया आपको, द कार्बन एटम इन ग्रेफाइट, तो कार्बन एटम, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। ग्रेफाइट तो मैं बता देता हूं, करवा देता हूं आपको। ग्रेफाइट जो होता है वो आपके पास कोवलेंट मॉलिक्यूल है, कोवलेंट, कोवलेंट एलिमेंट है, कंपाउंड तो है नहीं, एलिमेंट है। और ग्रेफाइट में ऐसे कार्बन की बेंजीन की तरह लेयर होती हैं ऐसे, अगर ऐसे लेयर होती हैं तो कार्बन में एक हाइड्रोजन होगा, इधर कार्बन होगा, इधर कार्बन होगा, इधर कार्बन होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा sp2। ग्रेफाइट आ जाए तो sp2, अगर डायमंड आ जाए, डायमंड, ग्रेफाइट डायमंड में सिर्फ कार्बन, हर एक कार्बन जो होता है फिर दूसरे 4 कार्बन से अटैच होता है, नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होती है, 3D नेटवर्किंग स्ट्रक्चर। तो इसमें एक कार्बन 4 के साथ अटैच है, इसलिए sp3। तो डायमंड में sp3, बट ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेटा। ग्रेफाइट में ग्रेफाइट जैसा ही फुलरीन भी होता है, फुलरीन 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जब पी ब्लॉक करेंगे तो वो डिटेल करेंगे। ग्रेफाइट, फुलरीन, इन तीनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके अंदर आपका sp2 आएगा, लेकिन डायमंड में sp3 आएगा। ये क्वेश्चन देखो फिर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन इन बेंजीन इज, बेंजीन में निकालो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, बेंजीन, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन हम क्या देंगे, निधि का आंसर आया, दीपांशु का आया sp2। तो बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, सिंपली बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेंजीन ऐसे बनती है, इसका स्ट्रक्चर ओपन करो, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन भी लगाए होंगे, अब हर एक कार्बन में देखो सिग्मा बॉन्ड 3,
1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 3 आ गए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा, sp2। तो बेंजीन के अंदर सारे जो हाइब्रिडाइजेशन होंगे कार्बन के वो sp2 आएंगे आपके पास, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम कर सकते हैं इसमें। तो इस टाइप से आप बेटा जो है हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स बना सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना कि हाइब्रिडाइजेशन में जो होता है पाई बॉन्ड जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखोगे, पाई बॉन्ड यूज नहीं होते हैं, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में यूज होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ भी हो सकते हैं, बॉन्डिंग में यूज होने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल which are used in bonding may be half-filled, full-filled, हाफ फील्ड भी हो सकते हैं बेटा, फुल फील्ड भी हो सकते हैं और वैकेंट भी हो सकते हैं। आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो बॉन्डिंग में यूज होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हाफ फील्ड, फुल फील्ड या वैकेंट भी हो जाते हैं, जिसका एग्जांपल आपने देखा ये वाला। अभी एग्जांपल मैंने आपसे एग्जांपल शेयर किया था अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें जो अमोनियम आयन है, अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला था आपने sp3, अमोनियम आयन का हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला बेटा NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव sp3। अब इसकी देखो बनाओ, इसको सोचो, देखो बॉन्डिंग कैसे हुई होगी। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 है तो 1s2 2s2 और 2p3, वैलेंस शेल सेकंड आ गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन पहले ही सोच चुके हो आपकी sp3 आएगा हाइब्रिडाइजेशन बेटा, sp2 नहीं sp3, यहां पर sp3 है तो एक s 3p ऑर्बिटल की मिक्सिंग करो। तो ये जो कंप्लीट मिक्सिंग होती है, पार्शियल मिक्सिंग होती है ओवरलैपिंग, और जो कंप्लीट मिक्सिंग होता है बेटा उसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। कंप्लीट मिक्सिंग होकर के 4 नए टाइप के ऑर्बिटल बन गए, 1 2 3 4। 1 2 3 4 में देखो इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपने हाइब्रिडाइजेशन जो यूज किया है तो हाइब्रिडाइजेशन में एक s3p यूज हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन आपने क्या बताया sp3, हाइब्रिडाइजेशन बताया sp3, sp2 नहीं बेटा। अभी आपने अमोनियम आयन में निकाला है, फार्मूला लगाओगे तो अभी भी गलत क्यों कर रहे हो बेटा, sp2 क्यों बता रहे हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा अमोनियम में। फार्मूला ये है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन एटम 4, पॉजिटिव चार्ज माइनस जाएगा बाई 2, तो हाइब्रिडाइजेशन 8/2 मतलब 4 वाला आ गया, 4 वाला हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, 4 वाला हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो अब देखो आपने कंप्लीट मिक्सिंग की तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल देखो ये तीनों तो है हाफ फील्ड, और ये देख रहे हो ये आ रहा है आपका हाफ फील्ड की बजाय फुल फील्ड। तो दैट्स वाई मैंने बोला है। और बॉन्ड बनाओगे देखो इसके साथ एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और एक H पॉजिटिव है। तो सिग्मा तो सारे ही बनेंगे, लेकिन ये जो सिग्मा बनेगा ये कोऑर्डिनेट टाइप वाला बनेगा, 3 कोवलेंट बनेंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, है सिग्मा। तो इसका मतलब NH4 पॉजिटिव में देखो NH4 पॉजिटिव के सारे क्वेश्चंस के आंसर दो। आपसे NH4 पॉजिटिव पूछेगा तो NH4 पॉजिटिव में बताओ बेटा हाइब्रिडाइजेशन, आप बोलोगे sp3। पूछेगा बॉन्ड, आप बोलोगे 4।
बॉन्ड पूछेगा तो आप बताओगे 4 में से क्या बोलोगे आप? NH4 पॉजिटिव के लिए आप बोलोगे 3 कोवलेंट सिग्मा और 1 डेटिव या कोऑर्डिनेट सिग्मा। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी अभी थोड़ी देर पहले करके आए हो बेटा, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो टोटल 4 आ गया। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 4 आ जाएगी। तो आप इस टाइप से इवन ये भी बता सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं या पाई बॉन्ड बन रहे हैं आपके। तो 3 कोवलेंट 1 कोऑर्डिनेट, टोटल 4, बिल्कुल सही फरीन 4 आएगा। अभी आयनिक नहीं काउंट करना बेटा, क्योंकि हम सिर्फ अमोनियम की बात कर रहे हैं। अगर अमोनियम क्लोराइड भी ले लेते, हम तो सिर्फ ये वाली स्पीसीज ले रहे हैं ना अभी, इसलिए अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे तो फिर हम आयनिक बॉन्ड और बता देंगे। क्लियर? देखो आपके सामने प्रॉब्लम है, आपने अभी शेप नहीं बतानी है, शेप में सिखाऊंगा अभी आपको। आपने इनके हाइब्रिडाइजेशन चेक करने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेट विद रिस्पेक्ट टू मोलिक्यूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करना है आपने। मोलिक्यूल टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बनाना है आपने। देखो कौन कौन सा करेक्ट है। कौन कौन सा आपके पास देखो करेक्ट आ रहा है बेटा। पहला BeCl2, बेरिलियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 साइड एटम मोनोवेलेंट बाई 2 वाला हाइब्रिडाइजेशन। पहला sp हुआ, ये गलत हो गया। BeCl2 sp2 गलत हो गया। फिर आ जाओ BeCl3 BeCl3 में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन 3+3/2, तो हाइब्रिडाइजेशन 3 वाला आ गया sp2, ये sp2 सही हो गया। तो BeCl3 का sp3 ये गलत हो गया। तो BeCl3 में हाइब्रिडाइजेशन जो बेटा आएगा वो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको मैंने 2 टाइप के भी फार्मूले बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन एक तो फार्मूला यूज करके बनाना है आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, अगर बहुत सारे सेंट्रल एटम है तो सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर काउंट करने हैं। और स्पेशल ध्यान देना है कि लोन पेयर कब काउंट करना है, कब नहीं करना है आपने इस केस में, और इसके हिसाब से आप सारी बॉन्डिंग वगैरह बना सकते हो। जैसे मैं प्रॉब्लम देता हूं, प्रोवाइड द hybridization sigma bond, pi bond and overlapping of bond in SO3 molecule। इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन बताना है, प्रोवाइड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्ड इन SO3 मॉलिक्यूल। तो कैसे स्टार्ट करोगे बेटा? सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। SO3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे बेटा, सल्फर की वैलेंसी। अब सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का है, तो जो ऑक्सीजन की होगी वही सल्फर की, इसलिए सबसे पहले शिवानी, सबसे पहले बेटा ये चीज अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये ट्रिक तभी लगेगा जब ये चीज याद होगी। यहां मैंने सबसे पहले आपको बताया देखो कि लिथियम का कोई भी हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, बेरिलियम के नीचे कोई भी हो 2, बोरोन के नीचे, बाकी बच्चे भी समझ लेना ये, क्योंकि ट्रिक तभी लगेगा जब ये काम कर पाओगे आप। कार्बन में कोई भी हो 4, नाइट्रोजन में कोई भी हो, ऑक्सीजन वाली फैमिली का कोई भी हो, ऊपर से नीचे 6 आएगा। चाहे ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कोई भी आएगा आपका, उसमें 6 आएगा बेटा। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता हुए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये पूछा है मैंने प्रॉब्लम, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्ड इन SO3 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन सॉर्ट आउट करो। तो हाइब्रिडाइजेशन, ये सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के हो गए 6,
ऑक्सीजन तो काउंट करने नहीं है, हाइड्रोजन या हेलोजन होते तो काउंट करते। 6/2 मतलब 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। अब देखना बेटा सोल्व कैसे करते हैं इसको। अब देखो सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6। ट्रिक से पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, वहां तक तो कर लिया आपने। अब देन आप क्या करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, तो 2 2 4 10 12 16। अब देखो थर्ड शेल स्टार्ट हो गया बेटा, तो 3d तो होगा ना आपके पास, लेकिन वो वेकेंट होगा। जो आपका शेल नंबर होता है उसमें सब शेल उतने ही होते हैं, तो ये वैलेंस शेल हो गया। जब वैलेंस शेल हो गया तो बेटा इसका हम सोचेंगे तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन और d वैकेंट, और d 5 ऑर्बिटल होते हैं बेटा। अब क्या होगा कि जैसे ही इसके पास 3 ऑक्सीजन पहुंचेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन सल्फर गेट एक्साइटेड, सल्फर के इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे। तो 1 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, दोनों आगे चले गए डी वाले में। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपने sp2, तो एक s और 2 p ऑर्बिटल उठा के ये तो हाइब्रिड बना दो, 3 ऑर्बिटल आपके हाइब्रिड हो गए, बाकी प्योर हो गए। प्योर इसका मतलब एक p रह गया और ये d रह गई। ये d रहेगी, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन। ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तब हाइब्रिड ऑर्बिटल और इधर वाले आपके प्योर ऑर्बिटल हो गए बेटा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो अब आप ऑक्सीजन अटैच करो, ऑक्सीजन तो 3 ही है आपके पास, 1 2 3। अब 3 ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन है सबके पास, ध्यान देखना बेटा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। तो अब क्या होने वाला है जरा देखो। अब आप अगर इसको ध्यान दोगे तो आप देखो कि आप एक तो क्या बनाने जा रहे हो कि भाई जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना चुका बेटा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन और है बेटा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन और है, तो अब इधर ध्यान देना आप। अब आपका इधर ध्यान देना, तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये इस प्योर के साथ जाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये तो p ऑर्बिटल था और ये वाले d थे, और दूसरे वाले दोनों ऑक्सीजन ये इसके साथ d बनाएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास अगर हम देखें कि 2 तो d के साथ ऑर्बिटल पाई बने, और एक जो देखोगे आप, एक अगर आप देखोगे तो सपोज मैं ये वाला बनाऊं तो ये तो p के साथ बना है, तो एक p के साथ बन गया। तो अब मेरे पास ये तो क्लियर हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ओके, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 3 है। 3 सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग देखो, 3 सिग्मा बॉन्ड ये वाले हैं, तो इसमें इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, 3 सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग, sp2 और p ओवरलैपिंग आ गई। p ऑक्सीजन का, sp2 सल्फर का, लेकिन 3 पाई बॉन्ड भी हैं, 3 पाई बॉन्ड भी बने हैं। 3 पाई बॉन्ड में अलग अलग टाइप के हैं, 2 पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग अलग है और 1 पाई बॉन्ड का अलग है बेटा। अगर 2 पाई बॉन्ड का अलग है, दोबारा बता दूंगा, एक बार पूरा करने दो। 2 पाई बॉन्ड आपके पास बने हैं, तो पाई बॉन्ड साइड टू साइड ओवरलैप बने, तो 2 पाई बॉन्ड ये वाले देखो ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन में ऑक्सीजन का p इलेक्ट्रॉन और सल्फर का d इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 पाई जो बने p और d से बने, इसलिए p पाई d पाई बॉन्डिंग बोलोगे, p पाई d पाई बॉन्डिंग बोलोगे। हाँ दीपांशु बिल्कुल सही, 2 p पाई d पाई हो गए, लेकिन एक पाई देखो किससे बना है आपका, जो आपका एक पाई बना है, तो एक पाई आपका जो दूसरे एक पाई जो बना है
3 पाई बॉन्ड, ये देख रहे हो 2 ग्रीन लाइन, एक ऊपर ये येलो लाइन कर देते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड बने हैं, 3 सिग्मा बने हैं। सिग्मा पहले बन चुके थे 3, जिसमें 2 पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई से, एक पाई बॉन्ड देखो ये जो जा रहा है आपका, इसका भी पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी, तो एक पी पाई बन जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या याद करना है आपको, SO3 के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, और तीनों सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग sp2p, लेकिन पाई बॉन्ड जो 3 है जिसमें 2 पाई बॉन्ड में दोनों का पी को, पाई बॉन्ड को बनाने में एक ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल यूज हुआ है और इसका डी यूज हुआ है सल्फर का, तो पी पाई डी पाई, और एक पी पाई। जिनको समझ नहीं आया दोबारा देखो, सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3d वैकेंट, ये है, ये वैलेंस शेल है, इसमें से एक s है, 3 p है और d5 होते हैं बेटा। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन पहले ही निकाल चुके, sp2 सल्फर का एक s 2 p ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्डिंग में जाएंगे ये हाइब्रिड वाले ऑर्बिटल, बाकी जो ये रह गए ये प्योर हैं, ये जो आपके पास रह गए ये आपके पास प्योर हैं, जिसमें से ये p ऑर्बिटल है और ये d ऑर्बिटल है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो 3 बने हैं आपके sp2, क्योंकि sp2 है ना, एक s 2 p है तो ये 3 sp2 है, ये sp2 ये sp2 ये sp2। टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 2 और 4 6, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब आप एक ऑक्सीजन के बारे में सोचो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो आया है वो आया आपका 8, तो 1s2 2s2 2p4, ये वैलेंस शेल, 2s के इलेक्ट्रॉन, p के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, p के पास 2 अनपेड, हर एक ऑक्सीजन के पास p में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, हर एक के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं 3 ऑक्सीजन रखूं, 1 2 3, हर एक ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और एक एटम पहला बॉन्ड ऑक्सीजन जो बनाएगा वो सिग्मा बनाएगा, ये भी पहला बनाएगा तो सिग्मा बनाएगा, ये भी पहला बनाएगा तो सिग्मा बनाएगा, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग देखो, सल्फर का sp2 ऑर्बिटल और इसका p, तो इसकी ओवरलैपिंग देखोगे बेटा, तो ओवरलैपिंग आएगी sp2 सल्फर का और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, तो sp2p ओवरलैपिंग बोलोगे 3 सिग्मा बॉन्ड में। और अब देखो एक ऑक्सीजन का एक एटम सिग्मा बना चुका है तो दूसरा सिग्मा नहीं हो सकता, तो दूसरा आपका पाई होगा, तो पाई होने का मतलब क्या हुआ आपका, पाई होने का मतलब है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ साइड टू साइड ओवरलैप करेगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड बन गया, ये भी पाई बन गया, ये भी पाई बन गया, लेकिन इस पाई बनाने में ऑक्सीजन का ये p इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का p और इसका भी p और p दोनों के p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसका p और इसका d ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसका p और इसका d पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो पाई बॉन्ड भी 3 हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए बेटा, 3 पाई बॉन्ड हो गए। तो जिसमें से 2 टाइप के हैं, जिसमें से तो एक जो है वो आपका दोनों के p ऑर्बिटल यूज हुए, ऑक्सीजन का भी p और सल्फर का भी p, तो 1 जो है आपका वो बना है p पाई बॉन्ड, और 2 जो बने हैं, एक में पाई बॉन्ड बनाने में p ऑर्बिटल यूज हुआ है, दूसरे का सल्फर का d, तो 2 आपके p पाई d पाई बॉन्ड हुए हैं। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया हो तो अब ये याद कर लेना बेटा, ये दूसरा तरीका, हर किसी के लिए अपना कुछ है, वो याद कर लेना कि SO3 में 3 तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जिसमें से 2 पाई बॉन्ड जो है वो उनका जो 2 पाई बॉन्ड है आपके, वो 2 पाई बॉन्ड जो बनाएंगे, आपके 2 पाई बॉन्ड जो बनाओगे आप, वो 2 पाई बॉन्ड p पाई d पाई बोले जाएंगे, और एक पाई बॉन्ड
एक जो पाई बॉन्ड होगा वो आपका 2 पी पाई डी पाई, एक पाई बॉन्ड पी पाई बोला जाएगा। तो सल्फर ऐसे ही हर एक मॉलिक्यूल पर काम किया जा सकता है, हर एक मॉलिक्यूल में पूरा आप डिटेल बता सकते हो। एग्जामिनर पर डिपेंड करता है या आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है कि कितना आप नॉलेज रखते हो। अगर किसी को सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से काम चलाना है तो सस्ते में निकाल दो, हाइब्रिडाइजेशन कर लो। अगर किसी को डीप जाना है तो अपनी अपनी ताकत है अपने दिमाग की, वो डीप चला जाना इधर कि भाई यहां तक मुझे पहुंचना है तो कितने मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, कितने मुझे पाई बॉन्ड बनाने हैं, उसमें से सिग्मा कितने होंगे, पाई कितने होंगे। रिपीट कर दो बेटा, 2 बार एग्जांपल मैंने बना के समझा दिया है यहां पर, इसको बार बार देखना वीडियो। अब भी जिसको समझ नहीं आया है वो अपना वीडियो रिकॉर्ड बार बार देखना। तो मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अब देखो क्वेश्चन पर आओ। प्रोवाइड द हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्ड इन SO3। तो आप बताओ मेरे को सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या आया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन 1 by 1, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया SO3 में सल्फर का, sp2 सही है बेटा, sp2 आंसर आए तो sp2 देना है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, आंसर देना बेटा। सिग्मा बॉन्ड कितने बनाएगा SO3 सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन SO3, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन SO3, सिग्मा बॉन्ड कितने बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड निखिल 3, दीपांशु 3, शिवानी 3। सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा हूं बेटा, पाई नहीं शिवानी, अभी पाई पे नहीं जाना है, जो पूछ रहा हूं वही आंसर। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग, हाँ तान्या रितु सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इसकी ओवरलैपिंग बतानी है आपको बेटा, ओवरलैपिंग क्या आएगी सिग्मा बॉन्ड की, वेरी गुड, sp2 सल्फर का और p ऑक्सीजन का, sp2p, वेरी गुड दीपांशु, शिवानी 3 सिग्मा, लेकिन ओवरलैपिंग sp2p विधि बिस्ट। रेनी मेरे ख्याल से अब बात समझ आने लग गई है सबको, sp2p ओवरलैपिंग आएगी बेटा। अब बताओ पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, हाउ मेनी पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन SO3, पाई बॉन्ड बेटा, पाई बॉन्ड कितना बनेगा, पाई बॉन्ड पाई 3, निखिल, संध्या, सरफराज 3, बिल्कुल सही। पाई कितने टाइप के होंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड बेटा, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। नाउ माय क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड एंड नेम ऑफ पाई बॉन्ड। 3 है, कौन कौन से वाले, जल्दी से रिप्लाई। 2 टाइप, गुड, सरफराज 2 टाइप, वेरी गुड, फरहीन 2, बिल्कुल, हरीश 2। अब ये 2 टाइप का ओवरलैपिंग बताओ बेटा। लास्ट क्वेश्चन, निखिल पी पाई पीपी एंड डीपी, बिल्कुल सही, पीपी दोनों का पीपी ऑर्बिटल यूज होगा, एक पाई बॉन्ड इससे बनेगा, और 2 पी पाई डी पाई, उनको पीपी पीडी की बजाय पी पाई या पी पाई डी पाई बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये आपका देखो हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था हाइब्रिडाइजेशन वाला, सेकंड क्लास स्पेशली। तो हाइब्रिडाइजेशन जब सीख जाते हैं तो बेटा इसके बाद हम सीखते हैं शेप। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि भाई हम इसकी शेप्स कैसे बनाते हैं, जो ये मॉलिक्यूल बनाते हो आप, इन मॉलिक्यूल का जो है शेप कैसे बनाते हो, इन मॉलिक्यूल का, इन मॉलिक्यूल में हम शेप्स कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेटा इसके बारे में कि आप इसका शेप कैसे जो है कंटिन्यू करते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे आपका शेप। तो टिल देन बाय बाय बेटा। अभी क्लास होगा जो कल की क्लास में हम शेप्स डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।